पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं कृषि की नई तकनीक के बारे में, मिलवाते हैं आपको सफल किसान से और साथ ही जानकारी देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में भी। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बताएंगे फार्मिंग इंडिया में सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे टमाटर की संरक्षित खेती के बारे में। जी हां, टमाटर की बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका अपना महत्व है और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व भी हमारे लिए काफी लाभकारी हैं। साल भर टमाटर की मांग भी बनी रहती है। ऐसे में अगर हमारे किसान टमाटर की संरक्षित खेती लेते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कैसे करें संरक्षित खेती, आइए डालते नजर इस रिपोर्ट पर। पॉली हाउस में टमाटर की खेती करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि टमाटर की प्रजातियों का चयन। विशेषज्ञों के अनुसार पॉली हाउस में खेती करते समय लगातार बढ़वार वाली प्रजातियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि खुले के मुकाबले पॉली हाउस में टमाटर की खेती में समय अधिक लगता है। टमाटर की संकर नस्लें पूसा रक्षित और पूसा टमाटर संरक्षित एक का चुनाव किया जा सकता है। सबसे पहले बिना मिट्टी की नर्सरी में टमाटर की पौध लगाए और 25 दिन के बाद जब नर्सरी तैयार हो जाए फिर उन पौधों की रुपाई पॉली हाउस में करनी चाहिए। किसानों को पॉली हाउस में टमाटर के पौधों में ड्रिप सिंचाई पद्धति से सिंचाई करनी चाहिए। पौध से पौध की दूरी लगभग 50 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान एक या फिर 2 तना ले सकते हैं। टमाटर के आकार को निश्चित कर पौधों की कटाई छटाई करना भी बेहद आवश्यक होता है, ताकि सभी टमाटरों का आकार समान प्राप्त हो और बाजार में उपज का अच्छा दाम मिल सके। किसानों को पौध में कीटनाशकों के छिड़काव का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पौध लगाने के 1 सप्ताह बाद ही जरूरत के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करना उचित माना जाता है। टमाटर के पौधों पर फल मक्खी और सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा होता है, जो कि विभिन्न रोगों का कारक बनता है। साथ ही वे मक्खियां कई वायरस को भी जन्म देती है। ऐसे में पॉली हाउस के किनारों पर पीले ट्रैप लगाकर उन पर अरंडी का तेल लगा दे, जिससे कि वे मक्खियां उस ट्रैप से चिपक जाए और पौधों का बचाव हो सके। पौध रोपण के समय जड़ गलन की समस्या से पौध को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। बाजार में उपज को ले जाते समय श्रेणीकरण जरूर कर ले, ताकि उपज का अच्छा दाम प्राप्त हो सके। पॉली हाउस में टमाटर की खेती जो है ये जब हम करते हैं तो 1-2 चीज़ें ध्यान में रखते हैं। एक तो आप जो प्रजातियों का चयन करें वो प्रजातियां हैं जो वो लगातार बढ़वार वाली होनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुले खेत में टमाटर की खेती करते हैं तो ये खेती आपकी 3.5 महीने तक चलती है और 3.5 महीने में वो फसल समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आप पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती करते हैं तो ये 10 से 11 महीने की फसल होती है और इसमें हम इनडिटरमिनेट प्रजातियां जो हैं, जो लगातार बढ़वार करने वाली प्रजातियां हैं, उनका प्रयोग करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा एक संकर किस्म जिसे पूसा रक्षित के नाम से जाना जाता है वो रिलीज की है, जो कि आप पॉली हाउस में खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरी हमारी 100 परागित किस्म है पूसा टमाटर संरक्षित 1, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें किस तरह की फलत है और इसकी जो रोपण होता है वो हम नर्सरी पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको रोपित करते हैं। तो नर्सरी के लिए हम बिना मिट्टी का माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप सॉइललेस मीडिया कहते हैं। उस मीडिया में हम नर्सरी बनाते हैं और इसमें कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, ये 3 मुख्य अवयव होते हैं, जिनको कि हम 3:1:1 में लेते हैं और उसको प्लग ट्रेज में हम
नर्सरी पैदा करते हैं। उस नर्सरी को लगभग 25 दिन में ये नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद हम इसको पॉली हाउस में रोपित करते हैं और जहाँ भी हम पॉली हाउस में इसको लगाते हैं तो हमारा जो सिंचाई का साधन होता है वो ड्रिप सिस्टम होता है, उसी के द्वारा हम खाद और पानी दोनों देते हैं। तो इसको हम पौधे से पौधे की दूरी लगभग 50 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह हम इसको रोपित करते हैं और अमूमन तौर पे एक तना जो है सिंगल स्टिम लेके चलते हैं, लेकिन आप 2 तने भी ले सकते हैं। इसमें जो इसकी कटाई छटाई करते हैं हम, तो लगभग 1 फुट के बाद इसको आप 2 तनों में आप देख सकते हैं कि 2 तने भी हैं। और 2 तनों को लेने से क्या होता है कि आपकी पौधों की संख्या, क्योंकि अधिकतर मामलों में आप जो निजी कंपनियों द्वारा बेचे गए बीज हैं वो आप प्रयोग करते हैं, तो उससे आपकी बीजों की संख्या जो है वो कम हो जाती है, तो आपकी जो लागत है बीज पर वो कम हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि हर एक गांठ छोड़ के दूसरे गांठ पे ये फल आते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप फल का आकार कितना लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप फलों की छटाई भी करते रहें, कि ताकि सभी फलों का जो आकार है वो एक जैसा रहे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान टमाटर की संरक्षित खेती कर सकते हैं और साल भर इसे बाजार में बेच सकते हैं। इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहें कृषि दर्शन के साथ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी
सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हरियाणा से संबंध रखने वाले पवन कुमार से। जी हाँ, पवन कुमार की बात करें तो उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में नाम कमाया है। वो सब्जियों की खेती करते हैं और इसके साथ साथ अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पवन कुमार की कामयाबी की कहानी कृषि स्टार्टअप में। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है मनौली। इस गांव के किसान कुछ साल पहले तक परंपरागत फसलों यानी गेहूं और धान के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि उनके जीवन में कोई तो बदलाव लाने आएगा। इसी गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। बचपन में पवन कुमार को जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती तो वे अपने खेत में जाकर अपने पिता का हाथ बटाते। फसलों की कटाई का समय तो उनके लिए किसी त्योहार की तरह था। गांव में पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। पढ़ाई करने के बाद वे दिल्ली में ही नौकरी करने लगे, लेकिन परिस्थितियों के कारण पवन कुमार को अपने खेतों की ओर लौटना पड़ा। गांव आकर उन्हें लगा कि यही भूमि उनकी कर्म भूमि साबित होगी। गांव आकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी खेती करनी शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या और कैसे किया जाए, इसके लिए पवन कुमार कृषि संस्थानों में चक्कर लगाने लगे, जहां उन्हें तमाम तरह की जानकारियां मिली। अब उन्होंने गेहूं और धान की खेती करने के बजाय सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने खुद ही नहीं लिया, बल्कि उनके समूह के किसानों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया। खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती उनके क्षेत्र में शुरू हुई। सब्जियों की खेती में पवन कुमार को अपार सफलता मिली। वर्ष 2000 में उन्होंने स्वीट कॉर्न और नई सब्जियों की खेती के नए नए तरीके सीखे। साथ ही पवन कुमार ने सब्जियों की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। पवन कुमार नई नई तकनीकों और आधुनिक विधियों को सीखकर अपने खेतों में लागू करते हैं। पवन कुमार ने पॉली हाउस के फायदों को सुनकर और देखकर पॉली हाउस में खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती करने लगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पुरस्कृत किया गया। पवन कुमार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हौसले के बलबूते उन्होंने हार न मानी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने वाले पवन कुमार अब स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। देखा आपने कि कैसे सब्जियों से पवन कुमार अच्छा लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। बने रहें कृषि दर्शन के साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड आने के बाद साहूकारों से भी उनका पीछा छूट गया है और सही समय पर जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है, ये किसान क्रेडिट कार्ड किसी दोस्त से कम नहीं है। तो कैसे हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी।
फार्मिंग इंडिया में अब आपको बताते हैं ई-नैम के बारे में। आज का युग डिजिटल युग है और ऐसे में कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान ई-नैम के माध्यम से घर बैठे अपनी उपज का अच्छा दाम ले सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ई-नैम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखा आपने कि कैसे हमारे किसान सरकार की इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उससे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।